हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2020 4 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन इमिटेड गैसेस प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। हमें काफी सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, अब इनमें से देखते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में निकलने वाली गैस क्या क्या इफेक्ट दे सकती है। तो पहले हम प्रोसेस लिखते हैं। रोस्टिंग क्या है हमारे पास? रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ZnH प्लस O2 गिविंग क्या बनता है? ZnO प्लस SO2 गैस। तो पहली रिलीज्ड गैस कौन सी हुई है? SO2। और अगर हम SO2 का इफेक्ट देखते हैं तो क्या होगा? SO2 रेन के साथ में या रेन वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या दे देती है? एसिड। तो इसका मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। दूसरा हमारे पास में प्रोसेस क्या है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो इससे हमें मिल जाता है ऑक्साइड और प्लस CO2। CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो अब हम देखते हैं ये दोनों ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहे हैं। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी में। SO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन एंड CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक ड्रग सेल्डन टर्फेनेडीन वर्क विद हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स क्या होते हैं? हिस्टामिन्स वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में ड्यूरिंग एलर्जी बनती है। ये बोल सकते हैं कि ये वही एलर्जी क्रिएटिंग फैक्टर है जो हमारी बॉडी में बनता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ड्रग कैसे काम करती है या ड्रग एक्शन क्या होता है, तो इसके लिए ये ऑप्शन है नंबर बी, ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। वो हिस्टामिन्स के नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करेगा और एलर्जिक रिएक्शंस को रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम V इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट वैक्यूम टू मेक इट्स वॉल्यूम 2 टाइम्स देन वर्क डन बाय द गैस। देखिए, वर्क डन बाय द गैस निकालना है और वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया है, इसका मतलब दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल के लिए हम W क्या लिखते हैं? माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब आप यहां से देखिए P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं अगेंस्ट वैक्यूम, इट मीन्स देयर शुड बी नो एक्सटर्नल प्रेशर। और अगर हमारे पास में एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो हम इस एक्सप्रेशन में क्या डालेंगे? 0। तो वर्क की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इज soluble in water while its hydroxide is not soluble in water. Its oxide does not form rock salt structure. Then metal is. अब हमें मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए अब हम इनके लिए ट्रेंड देखते हैं। हमारे पास में अगर सल्फेट आते हैं फ्रॉम एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सल्फेट क्या करते हैं? डाउन द ग्रुप इनके लिए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। और अगर हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड के लिए सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये दोनों ही फैक्टर या ये दोनों ही जो कंसेप्ट हैं ये किस चीज को फेवर करेंगे कि हमारा आंसर क्या बन जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट लाइन से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको अब कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बाकी जितने भी ऑक्साइड हैं ऑल शो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और बेरिलियम ऑक्साइड हमें किस तरह का स्ट्रक्चर देता है? अगर हमने बेरिलियम ऑक्साइड लिया है तो ये हमें देता है हेक्सागोनल वुर्टजाइड स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों ही फैक्टर किस आंसर को फेवर कर रहे हैं? बेरिलियम को। सो अवर करेक्ट आंसर इज बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम गेट चेंज्ड। तो अब हमें ये चेक करना है कि सबसे पहले रिएक्शंस इनकम्प्लीट रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करके इनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे जिनोन फ्लोराइड एंड एंटीमनी फ्लोराइड है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? XeF3 प्लस एंड SbF6 माइनस। ये इस तरह से एक आयनिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास में एग्जांपल है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देने के बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं H3PO4 प्लस PH3 में। उससे नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन के लिए सिंपल क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे हम? Na2SO4 प्लस वाटर। एंड लास्ट रिएक्शन में
हमने बनाना है एक अडक्ट। अडक्ट का मतलब क्या है, अमोनिया में जो लॉन पेयर प्रेजेंट होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बोरोन के साथ में जुड़ जाएगा और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम इसमें चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन से ही शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखो 1 लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। यहाँ पे हमने इसने एक बॉन्ड बना लिया लॉन पेयर के थ्रू, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए हैं विदाउट एनी लॉन पेयर, तो यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सल्फर के लिए देखो, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन है, देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में अगर हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो फॉस्फोरस यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा और यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनती है ये स्ट्रक्चर, H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये है हमारे पास में H3PO2 का स्ट्रक्चर, क्लियर। और दूसरा हमारे पास में H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये होगा हमारे पास H3PO4 का स्ट्रक्चर। तो दोनों ही स्ट्रक्चर किस तरह से है, टेट्राहेड्रल, इट मींस देयर इज नो चेंज इन इट्स हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास में आता है सबसे फर्स्ट ऑप्शन, जीनोन में हमने चेक करना है। यहाँ पे देखिए जीनोन के पास में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जीनोन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल है 8, उसमें से यूज कितने हो रहे हैं बॉन्डिंग के लिए 4, तो यहाँ पे अगर हम स्टीरिक फैक्टर काउंट करते हैं तो हमारे पास में आ जाती है टोटल वैल्यू 4 + 2 लॉन पेयर 6 आ जाएगा, और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, sp3d2। अब हम चेक करते हैं XCF3 में। XCF3 में देखिए अब इसमें से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहाँ पे जीनोन के लिए कितने काउंट होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 उसने यूज कर लिया फॉर बॉन्डिंग, तो 2 लॉन पेयर रह जाएंगे। तो अब स्टीरिक फैक्टर काउंट करें इसमें 3 + 2, तो टोटल कितना आया यहाँ पे 5, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होकर कितनी हो जाएगी यहाँ पे sp3d। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, जिसमें जीनोन ने जो रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो गई है। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 2 रिएक्शन गिवन है, A गिविंग B + C एंड B + C गिविंग प्रोडक्ट, और इन दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, और हमें बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A to P। अब आप यहां से इन रिएक्शन को लिख के देखिए, हमें फाइनल अगर इन दोनों रिएक्शन को यूज करके रिएक्शन बनानी है A to P, तो आप किस तरह से बना सकते हैं, बाय एडिंग दीज 2 इक्वेशन, क्योंकि B + C हमारे पास में क्या अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो क्या होंगे, जब हम इनको ऐड करवाते हैं दोनों इक्वेशंस को तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगी ये रिएक्शन। और जब भी आप इस तरह से 2 रिएक्शन को ऐड करवाते हैं तो इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, Ke1 × Ke2। तो यहां से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम surface chemistry, colloidal solution. In colloidal solution of blue ink, following reagent are mixed: water, egg albumin, CH3COH and HCl. Then which of the above ensure the stability of blue ink? ब्लू इंक की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एनी जिलेटिनियस सब्सटेंस और एग एल्ब्यूमिन। तो ये हमारे पास एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बट आपने इसके बारे में अच्छे से रीड किया होगा तभी यू कैन आंसर इट। एग एल्ब्यूमिन और एनी जिलेटिनियस सब्सटेंस कैन स्टेबलाइज ब्लू इंक, बिकॉज ब्लू इंक क्या होती है, इनकी सरफेस पर जाके इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एंडोथर्मिक? हमें ये देखना है इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा नहीं है। लेट अस चेक, पीछे से शुरू करते हैं। सोडियम का आयनाइजेशन हो रहा है, सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रही है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है। सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये प्योरली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एडिंग टू O-1, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, बट सेकेंड एंड ऑनवर्ड जितने भी आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने हैं उन सब के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज रिपल्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन।
तो उस इलेक्ट्रॉन को ओवरकम करने के लिए हम एनर्जी देते हैं, इसलिए सेकंड ये प्रोसेस भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसके अंदर भी हमें चाहिए एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। बी ऑप्शन में दिया गया है ऑर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन इज इनर्ट गैस। ऑर्गन में या किसी भी ऐसे एलिमेंट में जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो देयर इज हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मीन्स यहाँ पर भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सो इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। लास्ट हमारा है ऑप्शन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन -1 है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसे हम बोल सकते हैं दिस इज एक्सोथर्मिक। तो यहां से हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है CFSE फॉर द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए आपको दी हुई है COH2O होल थ्राइस F3, और ये भी गिवन है हमें कि डेल्टा O की वैल्यू काफ़ी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड फिल होंगे T2G एंड EG में और उसके बाद में उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब हम यहाँ से देखते हैं मेटल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है। यहाँ पर कोबाल्ट प्रेजेंट होगा इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या बन जाता है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 3D6। अब हम इसको T2G और EG में अरेंज करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा T2G4 EG2। अब हम इसके अकॉर्डिंग CFSE की कैलकुलेशन करते हैं, तो CFSE का फॉर्मूला क्या है, -0.4 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, तो ये कितने आ गए 4 डेल्टा O, प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG 2 डेल्टा O, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.6 डेल्टा O प्लस 1.2 डेल्टा O, और यहाँ से हम आंसर लेंगे -0.4 डेल्टा O। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट इज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। वो कॉम्प्लेक्स जिनके पास में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देंगे, तो हमारे पास में कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिंपल कंसेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास में मेटल आयन प्रेजेंट होंगे उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास में पहला क्या बनेगा, कोबाल्ट +3, दूसरा आयन बनेगा Fe+2, तीसरा आयन बन रहा है पैलेडियम +2, बिकॉज ये -1 और ये +1 दोनों मिलके +2 बना देंगे, और टाइटेनियम के लिए हमारे पास में आएगा +3। ये आ गए चार्जेस। अब इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3D6, इसके लिए भी 3D6, पैलेडियम के लिए अगर आप लोगे तो 4D8, और टाइटेनियम के लिए आ जाएगा 3D1। अब हम देखते हैं सारे के सारे लिगेंड्स हमारे पास में कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी। तो अब आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हैं, इफ वी हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल तो सबकी पेयरिंग हो जाएगी, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए सभी में इवन नंबर में है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबकी पेयरिंग हो जाएगी। सेम ऐसा ही 3D6 में, 4D8 में भी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में है ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास में सिर्फ एक ही ऐसी स्पीसीज बची है जिसके पास में पैरामैग्नेटिज्म पॉसिबल हो सकता है, एंड दैट स्पीसीज इज TiH2O होल 6 with +3 चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, osmotic pressure of NaCl solution is 0.1 atmosphere and glucose solution is 0.2 atmosphere। osmotic pressure की वैल्यू दो दी हुई है आपको, pi1 एंड pi2 की वैल्यू गिवन है हमें। आगे क्या गिवन है, if 1 liter of NaCl solution and 2 liter of glucose solution is mixed at same temperature then osmotic pressure of resulting solution is, वॉल्यूम हमें गिवन है, तो हम इसे एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा रिजल्टिंग पाई के लिए, pi1 V1 प्लस pi2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आएगी, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास में ऊपर टर्म आ जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय 3, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा 0.167।
हमें इसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ 10⁻², तो ये आंसर क्या बन जाएगा 16.7 इंटू 10⁻², एटमॉस्फेयर। तो ये है आपका आंसर, x इज इक्वल टू 1.67। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हमें दिया हुआ है बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पे NH2 एंड CH3, इसका करवाया गया है डाईएजोटाइजेशन और CuCl2 के साथ में रिएक्शन जिससे मिला P। उसके बाद में सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाई तो मिला Q, और Q को सोडियम और ईथर के साथ में रिएक्ट करवाया तो मिला R। और हमें बताना है एंड प्रोडक्ट क्या है। सिंपल कन्वर्जन है अगर आपको आती है ऑर्गेनिक अच्छे से। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें दिया है बेंजीन रिंग पर अमीन ग्रुप एंड CH3। अब जब हम इसको NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, सिंपल डाईएजोटाइजेशन, और यहाँ से हमें मिल जाएगा डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl यहाँ से, और CH3 एज इट इज रहेगा। अब हम इसे आगे किसके साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, Cu2Cl2 के साथ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्लोरीन एंड CH3। तो ये इस तरह से आपको मिल गया है पैराक्लोरोटोलुइन। अब हम पैराक्लोरोटोलुइन को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अब इसमें ऊपर वाला क्लोरीन तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नीचे वाला जो CH3 है वो सिंपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा CH2Cl। ये हमारे पास में बन गया है पैराक्लोरोबेंजाइल क्लोराइड। अब पैराक्लोरोबेंजाइल क्लोराइड को किसके साथ में रिएक्ट करवाना है, सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये हमारे पास में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। इस कंपाउंड में हमारे पास में 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, इनमें से कौन सी रिएक्ट करेगी सोडियम के साथ में। तो यहाँ से देखो ये जो ऊपर वाली क्लोरीन है ये डायरेक्टली बॉन्डेड है बेंजीन रिंग के साथ में, तो यहाँ से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी तो ये रिएक्ट नहीं कर सकती। नीचे वाला क्लोरीन है दैट इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, तो ये पार्टिसिपेट कर सकती है वुड्स रिएक्शन में। तो हमारे पास में जो बॉन्डिंग होगी वो इसी डायरेक्शन से होगी। तो इससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, CH2 के बीच में बॉन्डिंग होगी आफ्टर वुड्स रिएक्शन। तो अब आप देख लेंगे अपने ऑप्शन में से ये किसमें गिवन था, दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। दिस इज आंसर फॉर दिस एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज is lambda, and then find the longest wavelength for Balmer series line in helium +1 ion। अब हमें दो को कंपेयर करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हीलियम के स्पेक्ट्रम को कंपेयर करना है, और दोनों में सीरीज भी अलग अलग है, एक में लाइमन सीरीज है दूसरे में बामर सीरीज। कंपेयर करके हम किस तरह से आंसर निकालेंगे। इतनी शिफ्ट्स के एग्जाम होने में सबसे पहली बार आया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसे सॉल्व करने के लिए यूज करनी है रिडबर्ग इक्वेशन। पहले हम लिख रहे हैं फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा RH, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है लास्ट लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम इनफिनिटी टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, n1 स्क्वायर इज 1/1 स्क्वायर, और n2 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे इनफिनिटी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला हमें 1/λh इज इक्वल टू RH। इसे अगर हम रिवर्स करके लिख देते हैं तो ये बन जाएगा λh इज इक्वल टू 1/RH, एंड इट इज गिवन टू अस इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारे पास बन गई पहली इक्वेशन। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड बनानी है हमें हीलियम +1 के लिए। सेकंड इक्वेशन हीलियम +1 के लिए किस तरह से बनेगी, लैम्डा हीलियम इज इक्वल टू RH मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर। इसके लिए लाइन कौन सी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन होता है फर्स्ट लाइन के लिए, तो वो बामर सीरीज की कब बनेगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम थर्ड लेवल टू सेकेंड लेवल। तो हम इक्वेशन में लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी गेट लैम्डा हीलियम इज इक्वल टू RH मल्टीप्लाइड बाय 4, और ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करिए, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 5/36, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला
1/λ हीलियम इज इक्वल टू RH मल्टीप्लाइड बाय 5/9। इसे हम रिवर्स कर देते हैं और रिवर्स करने के बाद हमें मिलेगा लैम्डा हीलियम प्लस इज इक्वल टू 9/5 इंटू 1/RH। और अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 से ये लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ से 1/RH इज इक्वल टू लैम्डा विच वी हैव कैलकुलेटेड फॉर हाइड्रोजन, तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा 9/5 लैम्डा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ml of solution of 0.1 m AuCl and 0.1 m AgCl is electrolyzed by passing 1 ampere current for 15 minutes. Then which of the following will be deposited? दोनों के लिए SRP की वैल्यू आपको दी हुई है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गोल्ड के लिए है 1.69, सिल्वर के लिए है 0.80 वोल्ट। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से दोनों ही डिपॉजिट हो जाएंगे या दोनों में से कोई एक डिपॉजिट होगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कितना चार्ज पास हो रहा है फ्रॉम सॉल्यूशंस। चार्ज कितना आएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ से हमने ये ले लिया टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करके, तो हमें मिल रहा है 900 कूलम चार्ज। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ 96500 कूलम चार्ज में क्या होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल लेते हैं बिकॉज हम डायरेक्टली रिलेट कर लेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए अवेलेबल होंगे, तो हमारे पास में है कितना कूलम चार्ज 900 कूलम। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 1 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय 900। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.0093 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, अब आप देखिए, हाँ यहाँ से हम रिएक्शन करवाते हैं। हमारे पास में रिएक्शन क्या है Au+1 प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Au। इसके लिए मोल्स कितने गिवन है आपको, मोल्स में देखो 100 ml ऑफ सोल्यूशन गिवन है और उसके लिए मोलैरिटी दी हुई है 0.1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमें गोल्ड के कितने मोल्स मिल जाएंगे -2 मोल्स। इसी तरह से सिल्वर के लिए भी कितने रहेंगे 10⁻⁻2 मोल, क्योंकि दोनों की मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। और अब हम देखते हैं कि दोनों में SRP की वैल्यू कितनी है। दोनों में से ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए है, गोल्ड। तो गोल्ड के पास में ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो डिपॉजिट हो जाए, और गोल्ड के डिपॉजिट होने के बाद में सिल्वर की बारी आएगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके 10⁻⁻2 मोल्स हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं 0.0093 मोल्स। और ये हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने मोल गोल्ड आयन के प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज अप कर लेंगे, और अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो गए तो सिल्वर को डिपॉजिट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ओनली गोल्ड। तो हमारे पास में आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली 1 d ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं और उसमें से हमें बताना है जिसमें सिर्फ एक d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। इस बार कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके यहाँ। ये देखिए शायद 3rd या 4th क्वेश्चन है जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में NiCN4, FeCN6, COEN3, FeF6। अब आप देखिए इन तीन ऑप्शंस को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो D2sp3 या sp3d2। तो यहाँ पर तो दो डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए तीन ऑप्शन तो पहले से ही कट हो गए हैं। अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा है, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। और अब हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर निकल के लिए स्टेट क्या हो जाएगी +2 स्टेट, और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d8। बिकॉज साइनाइड हमारे पास में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो D के सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। और अगर D के सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तो हमें इस तरह से पार्टिसिपेशन के लिए ये एक D खाली मिलेगा, और इसके बाद में नेक्स्ट आगे जो अवेलेबल है उनके साथ में मिक्सिंग होकर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन बनता है DsP2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the temperature changes from 27 degree centigrade to 42 degree centigrade, the number of molecule having energy greater than threshold energy become 5 times. Then find the activation energy for the reaction in kilojoules. Given natural log 5 is 1.6094 and
R इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। अगर हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे लेते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन कैसे चेंज होती है ये देखिए। नेचुरल लॉग K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। अब T1 और T2 की वैल्यूज पुट कर देंगे और K2 ओवर K1 के लिए हमें गिवन है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम 5 टाइम्स। इसका मतलब रेट भी क्या होगा, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास में K2 ओवर K1 वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा नेचुरल लॉग 5 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई R 8.314 और यहाँ से हमने दोनों टेम्परेचर को क्या कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, 300 और 315। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें EA की वैल्यू मिल जाएगी 8429.7.55 जूल्स में आएगी, बिकॉज हमने R की वैल्यू को जूल्स में रखा है। तो अब क्या करते हैं, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज वी आर आस्क्ड EA इन किलो जूल्स। तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 84.3, ऑलमोस्ट इतना हमारा आंसर हो जाएगा इन किलो जूल्स। तो ये है हमारा आंसर आपके पास में जो भी ऑप्शन है, और इट इज इंटीजर टाइप, यू कैन टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 100 ml of 0.1 n Na2CO3.xH2O solution, mass of solute is 1.43 ग्राम, then value of x is। x की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, हम देखते हैं Na2CO3 का अगर हम टोटल मोलर मास काउंट करें तो ये आता है 106 प्लस साथ में क्या आ जाएगा 18 इंटू एक्स, बिकॉज वाटर के टोटल x मॉलिक्यूल हैं। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, मोलर मास निकालना है। अगर हम इसके लिए टोटल मोलर मास निकाल लें तो यहाँ से फिर हम x की वैल्यू भी बहुत इजीली मिल जाएगी। अब मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को फर्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट करते हैं, मोलैरिटी में। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय C। C यहाँ पर क्या है, बिकॉज इट इज सॉल्ट, तो हम लेते हैं चार्ज ऑन कैटायन। तो यहाँ से मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बना हमारे पास में 1/20। अब हमने मोलैरिटी में से क्या निकालने हैं, मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्ट कितने बनेंगे हमारे पास में, मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके। तो मोलैरिटी कितनी है 1/20 और वॉल्यूम कितना है 0.1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/200। अब हमें निकालना है मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल्स। गिवन मास कितने हैं हमारे पास में 1.43 डिवाइडेड बाय मोल्स अभी हमने निकाले हैं 1 डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 286। तो इट मस्ट बी मोलर मास ऑफ Na2CO3.xH2O। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है इसके अंदर ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या है 106 प्लस 18x इज इक्वल टू 286। अब आप माइनस कराएंगे इसे दूसरी तरफ ले जाके, तो 18x इज इक्वल टू 286 माइनस 106, यहाँ से मेरे को मिलेगा 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 18, दैट वुड बी 10। तो ये हमारा बन गया आंसर। हमारे पास में सॉल्ट है Na2CO3.10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट x y x डैश y डैश z डैश। ये जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास में है प्रोडक्ट के कोफिशिएंट। तो हमने क्या करना है, इन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग करनी है इन एसिडिक मीडियम, और यहाँ से हमें कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंसिंग सबको आती है, बहुत ईजी मेथड है इसके लिए। तो Fe+2 प्लस H2O2 प्लस 2H गिविंग 2Fe+3 प्लस 2H2O, ये बन जाएगी पहली बैलेंस्ड इक्वेशन। और दूसरी बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी 2MnO4-1 प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 5H2O2 गिविंग 2Mn+2 प्लस 5O2 प्लस 8H2O। तो ये दोनों की बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। तो अब आप यहाँ से देखिए हमारे पास में सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, और अगर हम सबका सम करवा देते हैं देन वी गेट 19। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक ईथर गिवन है, इसकी रिएक्शन हुई है HI के साथ में जिससे मिला एक अल्कोहल A, और उसको हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाया तो हमें मिला B। हमें बताना है B क्या होगा।
मेजर प्रोडक्ट जो अल्कोहल से हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईथर में HI की रिएक्शन होती है। HI रिएक्शन होने के दो मैकेनिज्म होते हैं, SN1 SN2। यहाँ पर मैकेनिज्म होगा SN2। SN2 मैकेनिज्म में बननी है ट्रांजिशन स्टेट और उसके अंदर आयोडाइड उस एटम पर अटैक करेगा जो स्मॉलर साइट है। तो ये स्मॉलर साइट थी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इथाइल आयोडाइड और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इससे हमें मिलता है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा यहाँ से? CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, ये मिलेगा हमें अल्कोहल। दिस इज A। अब इस अल्कोहल में क्या होना, आगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन होनी है। तो जब हम इसके अंदर अल्कोहल में एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से सबसे पहले बनेगा कार्बोकेटायन। यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है इट इज 1 डिग्री, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें मिल जाएगा एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन को हम इस तरह से शो करेंगे। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन से हमें मिलने हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट में आप देखोगे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना होता है नेक्स्ट स्टेप में। तो या तो वो इस कार्बन एटम से या इस कार्बन एटम से एलिमिनेट होगी। तो हमें यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3CH2CH3 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन और मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हमें 85% ये मिलता है और 15% ये मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। दिस इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे पास में सारे क्वेश्चन जो हमारे पास मेमोरी बेस के बेसिस पे अवेलेबल थे। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।